अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आलमी महाज पर जनरेट हुई एक बड़ी ख़बर से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। एक ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम आ रहा है। इस खबर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनके हेडलाइंस या टाइटल थंबनेल पे आप नाजरीन ने पढ़े हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई खुफिया लचक या पसे पर्दा कोई समझौता, एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी इस बड़ी खबर की डिटेल भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आलमी मंजरनामे की से जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, ख़बर नाज़रीन ये है कि जो ईरान अमेरिका तनाज़े है, इसमें पायदार जंग बंदी की तलाश में जो सालिस हैं वो मुतहरिक हैं, भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। और इस सिलसिले में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो कल पीर के रोज़ एक मरतबा फिर ईरान का दौरा करेंगे। इससे कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब 2 मरतबा ईरान का दौरा कर चुके हैं। और फील्ड मार्शल के इस दौरे से पहले आपको याद होगा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी ईरान का दौरा किया था, ईरानी क़यादत के साथ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ, ईरानी वज़ीर दाखिला के साथ और ईरानी सदर के साथ अहम मुलाकातें भी की और पैगामात का तबादला भी किया गया। और उस दौरे के बाद जो मोहसिन नकवी साहब कुछ दिन पहले करके ईरान से वापस आए हैं, उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ये तीसरा ईरान का दौरा होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो पायदार जंग बंदी के जो वेज हैं, जो रास्ते तलाश किए जा रहे हैं, उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आल्दो जो तर्जमान है दफ्तर खारजा ईरान के इस्माइल बकई, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये दौरा जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तेहरान का करेंगे, इसमें ईरान पाकिस्तान जो 2 तरफा ताल्लुकात हैं, इन्हें मजबूत बनाने के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। लेकिन जो माहिरीन हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये दौरा तसलसल है जो पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका पायदार जंग बंदी के लिए, देर पा सीज फायर के लिए जो कोशिशें जो सालसी कर रहा है, ये उन कोशिशों का तसलसल है। तो एक अच्छी खबर जो है वो सामने आई है और शायद कोशिशें ये चल रही हैं कि जो 60 दिन की जंग बंदी थी, उस जंग बंदी की जो मियाद ख़त्म, मतलब उसमें तौसीह की जाए, उसको मज़ीद जो है वो एक्सटेंड किया जा सके। तो अच्छी खबर की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर हम आलमी मंजरनामे से वापस कौमी मंजरनामे पे आए, कौमी सियासत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लिया गया है। और नाम लिया गया है जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से। अब मौलाना फजल रहमान साहब, जिन्होंने पहले PDM को अपना कंधा दिया, नून लीग को, पीपल्स पार्टी के लिए अपनी खिदमात दी, अपनी सर्विसेज उनको दी, अब एक मरतबा फिर सिस्टम के खिलाफ मौलाना फजल रहमान साहब अपनी सर्विसेज, अपना कंधा जो है वो अपोजिशन को देने के लिए तैयार हैं। गो के जमात इस्लामी की तरफ से किसी भी ग्रैंड अलायंस में शमूलियत से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया गया है, बल्कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, उनकी तरफ से कहा गया है कि जब जब भी जमात इस्लामी किसी इत्तेहाद में गई है तो उसका JI को फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ है। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब का तो कहना है कि हम सिंगल हैंडेडली अपनी जो भी तहरीक है, जो भी मूवमेंट है, हम अकेले चलाएंगे, किसी अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो ये इशारा दे चुके हैं और अपोजिशन को दिए गए इशारे में ये फैसला हुआ था कि पीर के दिन यानी कल 24 अगस्त को पार्लियामेंट हाउस में इजलास होगा, जिसमें मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी कि पार्लियामेंट में एक हेल्दी अपोजिशन का किरदार अपोजिशन कैसे अदा कर सकती है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक क्या कहा। मौलाना साहब ने कहा कि आप फील्ड मार्शल हैं या आर्मी चीफ हैं, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं। क्यों सरोकार नहीं? एक आम पाकिस्तानी का सरोकार बनता है। मार्का हक में जब भारत की तरफ से पाकिस्तान पे हमला किया गया तो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ थे। लेकिन उस जंग में जो ऑपरेशन संदूर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया गया, पाकिस्तान की कौमी सलामती को चैलेंज किया गया, उसके जवाब में जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस मार्का हक, जिसमें
पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल की, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का जो खिताब है उसी जंग में भारत के खिलाफ कामयाबी की वजह से मिला। ये खुद से जैसे अयूब खान ने अपने सीने पे फील्ड मार्शल का तमगा सजा लिया था, ये आसिम मुनीर साहब ने तमगा ऐसे नहीं सजाया। ये उन्होंने अपनी जो दिलेराना और मुदब्बराना क़यादत से जो भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, उसके सिले में उनको फील्ड मार्शल का खिताब मिला है, तो सरोकार है। बेशक मौलाना फजल रहमान साहब कहने कि हमारा सरोकार नहीं, लेकिन अवाम का, कौम का इसमें सरोकार है। और मौलाना फजल रहमान साहब बेशक ला ताल्लुक़ का इजहार भी करें, लेकिन नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब जब क्वेश्चन करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक़ जो कानून है वो आधे घंटे में पार्लियामेंट से मंजूर हो जाता है, लेकिन साथ में मौलाना फजल रहमान साहब एक ऐसा मुतालबा करते हैं जो अपनी उनके इक़दार, जो अपने उनके जो असूल हैं उनके बरक्स है, उनके मुनाफी है। मौलाना साहब क्या कहते हैं कि हम ज्वाइंट अपोजिशन का इजलास कर रहे थे, आधे घंटे में पार्लियामेंट से एक कानून मंजूर हो जाता है, लेकिन साथ में मौलाना फजल रहमान साहब ये मुतालबा करते हैं कि अगर पार्लियामेंट में 40% जो अरकान हैं वो ये कह दें कि ये जो मामला है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास जाना चाहिए, तो उस मामले को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेजा जाए। यानी अपने किसी मामले पे, मुद्दे पे, ये चलें इस्लामी नज़रियात या इस्लामी तालीमात से जुड़े मामले पे वो कहते हैं कि 40% के साथ, लेकिन जिस मामले पे पार्लियामेंट की अक्सरियत आ चुकी है, मतलब अगर कोई कानून पास होता है तो वो 50% से ज़्यादा की अक्सरियत से पास होता है, वो मौलाना फजल रहमान साहब को एक्सेप्टेबल नहीं। बिल्कुल 40% के साथ मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेज दें, लेकिन जो 50% से ज़्यादा वोटों के साथ अगर मुसल्लह अफवाज का कोई कानून या उसमें कोई तरमीम हुई है, उसे मौलाना साहब आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? अगर आपके पास मतलूबा तादाद मौजूद है तो वज़ीर आज़म के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले आएँ, या अगर आप अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाना चाहते तो फिर आप उस कानून के खिलाफ वोट दें, उस कानून को आप असम्बली से और सेनेट से पास ना होने दें। तो ये दोहरे मयार नहीं होने चाहिए। मैं तो सपोर्ट करता हूं कि अगर इस्लामी तालीमात से मुतल्लिक कोई मामला है तो 40% वोटों के साथ आप भिजवा दें। हालांकि यहाँ पे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के नाम पे सियासत भी की जाती है। सियासत क्यों की जाती है, उसके पीछे मुहर्रकात क्या होते हैं, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर जो है आप देखने वाले जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, मौलाना साहब जो सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब अपनी सियासत करें, लेकिन ये ज़रूर जो है वो मौलाना साहब जो है मद्देनज़र रखें कि आज PTI के साथ मुश्तरका जो अपोजिशन को, जो मुत्तहिदा अपोजिशन में वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, इससे पहले PTI से मुतल्लिक मौलाना साहब खुद क्या फरमाते रहे, खुद क्या कहते रहे, और PTI मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक क्या कहती रही, ये बातें भी मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं भूलनी चाहिए। अब चूँकि नाजरीन सियासी महाज गर्म होने जा रहा है, इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बहाल हुई हैं, तो नौरीन खानम के साथ जो मुलाकात, इमरान खान के साथ जो नौरीन खानम साहबा मुलाकात करके आई, उस मुलाकात से मुतल्लिक शेर अफजल मरवत साहब ने एक दावा किया है। मरवत साहब कहते हैं कि अलीमा खान साहबा के लिए इमरान खान साहब ने सख्त पैगाम भेजा, जिसके बाद अलीमा खान साहबा मंजर आम से गायब हो चुके हैं। मैं इसमें आपके साथ एक कड़ी शेयर करूंगा कि ये मालूमात कहाँ से आ रही हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से सामने आ रही है। मरवत साहब ये कहते हैं कि नौरीन खानम साहबा को इमरान खान साहब ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, जब आपने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी थी तो आपको लॉन्ग मार्च की कॉल पे तवज्जो देनी चाहिए थी। और ये भी मरवत साहब ने कहा कि किसी भी पार्टी अहदेदार के लिए इमरान खान की तरफ से कोई अच्छा पैगाम नहीं भेजा गया, बल्कि इमरान खान ने पार्टी अहदेदारान पर भरमे का इजहार किया। और मरवत साहब ने 3 लोगों का नाम भी ले लिया कि सलमान अकमल लालत साहब, जनाब सोहेल अफरीदी साहब और जुनैद अकबर के खिलाफ इमरान खान साहब ने जो है बड़े सख्त पैगाम उनके लिए भेजा है। अब शेर मरवत साहब नाज़रीन जो बात कर रहे हैं, जो इंकशाफ वो कर रहे हैं, उसकी हकीकत, उसकी सदाकत क्या है, इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक कड़ी है जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मालूमात, जो इंकशाफ मरवत साहब कर रहे हैं, ये उस कड़ी के ज़रिए मरवत साहब तक पहुँच जाते हैं। अब मरवत साहब का अली मीन गंडापुर साहब के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा उनका ताल्लुक़ है, याराना है, दोस्ताना है। और अली मीन गंडापुर साहब का
बैरिस्टर गौहर साहब के साथ बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, उनके साथ रिलेशनशिप है, बरादराना दोस्ताना हर तरह का उनके साथ ताल्लुक़ है। तो खान साहब के साथ अगर नौरीन खानम साहबा मिल के आई तो ज़ाहिर सी बात है कि बैरिस्टर गौहर तक तमाम मालूमात पहुँची होंगी कि खान साहब ने क्या कहा, पार्टी से मुतल्लिक क्या कहा, पार्टी चेयरमैन से मुतल्लिक क्या कहा, केपी की हुकूमत से मुतल्लिक क्या कहा, अपनी बहनों से मुतल्लिक क्या कहा। तो मुझे तो लगता है कि इस वाय से, इस रूट से इंफॉर्मेशन जो है वो मरवत साहब तक पहुंची है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मालूमात जो मरवत साहब दे रहे हैं ये मुसद्दका हो सकती हैं, इनके मुसद्दका होने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान मौजूद है। लेकिन जब ये इंकिशाफ मरवत साहब ने किया तो उसके बाद डेवलपमेंट ये होती है कि बैरिस्टर गौहर साहब को इस मामले में कूदना पड़ता है। बैरिस्टर गौहर साहब जब बहती गंगा में छलांग लगाते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि कोई सख्त बात इमरान खान की तरफ से पार्टी लीडरशिप या सोहेल अफरीदी के खिलाफ नहीं की गई। जितनी बातें की जा रही हैं मन घड़त हैं, बेबुनियाद हैं। बल्कि मरवत साहब अपने गौहर साहब ये कहते हैं कि जब नौरीन की भाई इमरान खान के साथ यानी बानी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई तो नौरीन खानम इस मुलाकात से बहुत खुश हुई। बानी ने पार्टी के ओहदेदारान पर किसी किस्म की नाराजगी की गुफ्तगू इस मुलाकात में नहीं की और बानी से मनसूब जो बातें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने जो दिफा किया, जो बातें कहीं, वो बिल्कुल अपनी जगह पे बजा हैं। लेकिन मैंने आपके सामने एक सिचुएशन रख दी है, जितना मैं जानता हूं, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है कि मरवत साहब हवा में ऐसे तीर नहीं छोड़ते। अब नाज़रीन आ जाते हैं वो समझौते वाली खबर पे। खुफिया लचक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है या मामला पसे पर्दा क्या चल रहे हैं। एक तो नाज़रीन आप देखेंगे जो तलाल चौधरी साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, उनकी तरफ से तो ये कहा गया है ना कि अगर इमरान खान साहब जो कि सेहतमंद हैं और उनकी बहनें अपने भाई के लिए NRO हासिल करना चाहती हैं तो ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। यानी हुकूमत क्लियर है कि खान साहब के साथ कोई डील या ढील नहीं हो सकती। या यूं कह लें कि जो तलाल चौधरी साहब का स्टेटमेंट है उसमें ना की बू आ रही है, ना मतलब नो की बू आ रही है। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है उसमें तो एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है, और एब्सोल्युटली नॉट एक नहीं 2 बार कहा गया। अब ये मामला गर्म या उछाला तब ज़्यादा गया जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को डील का तासुर दिया गया बहुत सारे व्लॉगर्स की तरफ से, जो PTI से जुड़े थे उनकी तरफ से भी हद तक है। जबकि हमने कहा था कि ये डील सिर्फ इसी हद तक है जो ऑफर्स पहले हुकूमत कर रही थी, अब उसी ऑफर्स को, उसी पेशकश को तहरीक इंसाफ ने अदालती रास्ते से एक्सेप्ट कर लिया है। अब एस्टेब्लिशमेंट का क्या मौक़िफ़ है? एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि ये तमाम क्यास आराइयाँ की जा रही हैं तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ास तौर पे इमरान खान के लिए कोई नरम गोशा नहीं है। इमरान खान जाने, उनके केसेस जाने और सियासतदान जाने, ये एस्टेब्लिशमेंट का मामला नहीं है, ये सियासतदानों का मामला है या अदालतों का मामला है। लेकिन जब सवाल किया जाए क्या आइंदा कोई नरम गोशा या कोई लचक तहरीक इंसाफ के लिए हो सकती है, तो जवाब आता है एब्सोल्युटली नॉट, कि कोई लचक नहीं। और फिर नाज़रीन सिर्फ ये नहीं, चूंकि नाज़रीन जो वज़ीर आज़म साहब हैं और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनसे मुतल्लिक भी बेपरकियाँ उड़ाई गई, बेपरकियाँ फैलाई गई कि कोई इख्तलाफात जन्म ले चुके हैं। तो जब ये सवाल भी होता है ना कि क्या वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के माबैन या अस्करी क़यादत, नाम छोड़ दें फील्ड मार्शल साहब का, सियासी क़यादत, हुकूमत या फिर अस्करी क़यादत के माबैन कोई इख्तलाफ, कोई दरारें मौजूद हैं, तो उसका जवाब ये आता है कि माजी के बरक्स इस वक्त जो इदारों में और हुकूमत में जो कोऑर्डिनेशन है, जो हम आहंगी है और जो यकसोई है, 3 अल्फाज कोऑर्डिनेशन, हम आहंगी और यकसोई, ये माजी के बरक्स है। ऐसी कोऑर्डिनेशन, ऐसी हम आहंगी यानी हारमनी और यकसोई माजी में कभी नहीं थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़े तौर पे एक नहीं 2 मरतबा एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया, डील और ढील से मुतल्लिक भी कह दिया गया
اختلافات سے متعلق بھی کہہ دیا گیا. تو یہ الٹی گنتی جو چلانے والے ہیں، جو حکومت کے خاتمے کی خبریں دے رہے ہیں، اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ مجھے تو نہ اس کی بیس سمجھ آتی ہے، نہ مجھے اس کی بنیاد سمجھ آتی ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں تو ون پیج، جس کو ہائبرڈ نظام کا نام دیا گیا ہے، اس میں کہیں بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس پر آج کے دن یہ کہا جا سکے کہ الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. بلکہ یہی موجودہ حالات میں یا آج کے دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو گنتی شروع ہوئی ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. اللہ حافظ.